4th यूनिट में हम लोग टिहरी डैम पढ़ चुके थे। आज हमको नर्मदा वैली प्रोजेक्ट पढ़ना है, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। इसके पहले हमने एक प्रोजेक्ट पढ़ा था टिहरी डैम का, तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नर्मदा नदी जो है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पे क्या बनाया गया है, बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, है ना। बहुत सारे बड़े डैम, मध्यम डैम और छोटे छोटे जलाशय निर्माण किए गए हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? क्या हुआ मैडम? है ना, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक जगह है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और किधर की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किसके किसके बीच में? विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनके बीच से होकर के प्रवाहित होती है ना नर्मदा नदी। और जा करके कहाँ पे? अरब सागर में। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में क्या होती है? गिरती है ना। तो अरब सागर भी अगर ऑप्शन में है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अब अमरकंटक से निकल के और ये कहाँ तक जा रही है? गुजरात में भी प्रवेश करती है और फिर जा कर के कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। तो इतनी दूरी तय करने के क्रम में कई सारे बांध बनाए गए हैं, उसी को हमको पढ़ना है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जैसा कि हमने टिहरी डैम में पढ़ा था। नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। और यह भारत की पांचवी बड़ी नदी है, ठीक है ना। पांचवी बड़ी नदी है कौन? नर्मदा नदी, ठीक है। और एक विशेषता यह है कि यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है या कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और क्या फैक्ट है इसमें? इसकी जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में, है ना। तो मध्य प्रदेश में, एमपी में इसकी लेंथ जो है इस नदी की वो 1077 किलोमीटर, है ना। और बाकी जो लेंथ है वो गुजरात और महाराष्ट्र में, है ना, ठीक है। तो इन तीन स्टेट से होकर के क्या होती है? यह नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये तो कुछ नर्मदा नदी के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम 1947 में 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो जो नेहरू जी थे वो किसान, हमारी अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है? किसान, मतलब खेती पे निर्भर अर्थव्यवस्था है। और खेती हमारी किस पे निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। पहले मानसून पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती निर्भर थी, आज भी निर्भर है। तो हमारी खेती मानसून पर निर्भर होने के कारण सूखा आदि जैसी समस्याएं ना पड़ें, बाढ़ आदि के कारण नुकसान न हो, उसको दूर करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े डैम बनाने की परियोजनाएं शुरू की गई, है ना। पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी तो उनमें यही प्रोजेक्ट रखे जाते थे कि
बड़े छोटे डैम बनाना है जिससे कि हम पानी को संचित कर सकें और नहर के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि खेती जो है रेगुलर तरीके से हो पाए, है ना, जिससे कि खाद्य सुरक्षा स्थित कर सके, है ना। खाद्य सुरक्षा जरूरी है ना, सबको भोजन मिलेगा तभी तो एक देश अच्छे तरीके से माना जाएगा, नहीं तो लोग भूखमरी से मरते रहेंगे तो क्या ही समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ना, भूखमरी से मरना। तो इसको सर्वप्रथम 1947 में क्या है, कार्य योजना तैयार हुई कि हमको एक मतलब नर्मदा नदी पे जो है बहुत सारे डैम जो है बनाने हैं। जो परियोजना बनाई गई थी उसके अंतर्गत 29 बड़े 450 मध्यम, 29 बड़े 450 मध्यम और लगभग 3000 छोटे डैम बनाने की क्या हुई थी, बात हुई थी कि हमको 29 बड़े डैम बनाने हैं, 450 मध्यम आकार के और जो है 3000 छोटे डैम जैसे तालाब आदि की तरह के इस तरीके का बनाना है। ये बात हुई थी, ये प्लान बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें 2 नाम आपको पता होने चाहिए, एक तो सरदार सरोवर परियोजना है ना, और एक क्या है, नर्मदा सागर बांध। ये नर्मदा घाटी जो परियोजना है इसमें बहुत सारे डैम हैं, बात को समझिए, ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे डैम हैं, है ना। जैसे यहाँ पे है ना, ये पूरे प्रोजेक्ट में इतना बनाने की बात हुई थी, इतने बड़े, इतने छोटे, इतने मध्यम बनाएंगे। जो इसमें प्रमुख परियोजना है जिनके कारण विवाद है बहुत ज़्यादा, जो बड़ी परियोजना है उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो लोग उनका ज़्यादा विरोध करते हैं। उनमें क्या है, एक तो है सरदार सरोवर परियोजना, ये कहाँ पे है? गुजरात में। और एक क्या है, नर्मदा सागर परियोजना, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये जो 2 परियोजनाएं हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। तो जब इन परियोजनाओं के बारे में बात होने लगी कि इनको बनाना है तो शुरू से ही इनमें विवाद खड़ा हो गया। पहले तो विवाद इस बात पे था कि इनके द्वारा जो बांध बनेगा, बांध जल को रोका जाता है नदियों का, जब नदी कई स्टेट से गुजरती है तो वह समस्या और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नदी मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात महाराष्ट्र में भी जा रही है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के भी तो लोगों को वो पानी मिल रहा है। अगर मध्य प्रदेश में डैम बना के पूरा पानी रोक दिया गया तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले किसान क्या करेंगे? तो समस्या जब यह बांधों को बनाने की हुई तो समस्या ये खड़ी हुई कि भाई पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और साथ ही में जो बिजली बनेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसको लेकर के क्या खड़ा हो गया, विवाद खड़ा हो गया। और इस विवाद को दूर करने के लिए एक क्या बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया। जब कई राज्यों में विवाद होता है तो एक कह सकते हैं कि कमेटी बना दी गई। ट्रिब्यूनल जो होता है वह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है ना, पूर्णतः न्यायिक नहीं होती है जैसे कोर्ट आदि है, लेकिन अर्ध न्यायिक है। तो ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया? क्योंकि विवाद का समाधान हो जाए। तो वह जो ट्रिब्यूनल था वो बनाया गया 1969 में और उसका नाम है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक है, मतलब 1947 में हुआ कि बनाना है और 69 तक विवाद ही चल रहा है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है ना। हमारे यहाँ यही समस्या होती है, कोई प्रोजेक्ट आता है उसमें विवाद पहले खड़ा हो जाएगा। और कारण भी है उसके लिए, इंग्लिश में NWDT नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो ये 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्माण किया गया, जिसने
1979, 10 साल लग गए निर्णय आने में। तो 1979 में क्या हुआ, निर्णय दिया, और इस तरह से इसके निर्णय से क्या हुआ, यह विवाद समाप्त हुआ कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। उसके बारे में हमको नहीं जानना है कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस ये समझिए कि इतने में विवाद समाप्त हुआ, 10 साल लगा, ठीक है। ये विवाद तो समाप्त हो गया राज्यों के बीच में, लेकिन अब दूसरा विवाद खड़ा हुआ। दूसरा विवाद ऐसा खड़ा हुआ कि अब जो है, जैसा टिहरी डैम में भी हुआ था, कि जो पर्यावरणविद थे और जो लोग थे, है ना, और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जिनको NGO कहते हैं आप, वो सब अब विवाद करने लगे। विवाद का कारण क्या था, जैसा टिहरी डैम में था, बहुत सारे कारण थे, तो उसमें हम लोग आगे बात करेंगे क्या कारण थे, है ना। फिर क्या हुआ, इसमें बहुत सारी जो है परियोजनाएं शामिल हैं, बड़ी परियोजनाओं में, तो उनका जो है नाम लिख लीजिए आप, है ना, नाम कम से कम लिख लीजिए। नर्मदा की बड़ी परियोजनाएं, नर्मदा घाटी की बड़ी परियोजनाओं का नाम कम से कम लिख लीजिए, लिख लीजिए उसमें। ये दो तो हैं ही, सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजना, ये दो लिख चुके हैं। इसके अलावा लिख लीजिए तवा, तवा जिस पर रोटी बनाते हैं आप, तवा, तवा एक नदी है मध्य प्रदेश में बहती है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा, उस पर एक परियोजना बनाइए, तवा, कौमा, बारना, 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 ये परियोजनाओं का नाम है। कोलार, कोलार, सुक्ता, सुक्ता, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मटियारी, मान, 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 बरगी, इंदिरा सागर, मान, बरगी, इंदिरा सागर, जोबट, जोबट महेश्वर, जोबट महेश्वर, जोबट महेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, लोअर गोई एवं पुनासा, जोबट महेश्वर, ओंकारेश्वर, लोअर गोई, लोअर गोई, और लास्ट में क्या बोले हैं, मुहासा, मुहासा नहीं होगा, पुनासा, पुनासा एक नदी है, पुनासा, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं, है ना, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और ये जो बड़ी परियोजनाएं हैं इनको 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ना, टारगेट है। कुछ परियोजनाएं पूरी हुई हैं, अभी बात करेंगे उन पे, ठीक है ना, लिख लिए ना। अब हम लोग आगे इन दोनों परियोजनाओं को पर बात करेंगे। तो जो पहली परियोजना पे बात करनी है हमको वह है, उससे पहले परियोजना के लक्ष्य और लाभ पे बात कर लेते हैं। परियोजनाओं का लक्ष्य क्या, मतलब इनका उद्देश्य और इससे क्या लाभ होगा। टिहरी डैम पे भी बात किए थे हम लोग, लक्ष्य और लाभ वही सेम ही लक्ष्य और लाभ है, कुछ अलग नहीं है उसमें। जैसे पहला है वही कि सिंचाई, जब आप डैम बनाएंगे और उससे विभिन्न नहरें निकालेंगे तो उससे सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध होगी, किसानों को समय समय पे आप पानी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि क्या होगा, खेती अच्छी होगी
और जब खेती अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी, तो कृषि अच्छी है तो उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो किसानों की जो आय है वह बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा और अर्थव्यवस्था क्या होगी, सुदृढ़ होगी, है ना। इतना लाभ होगा, सब लाभ एक दूसरे से जुड़े हैं। ये नहीं कि सिंचाई बस हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, सिंचाई होगा तो किसानों की आय बढ़ेगी ना, खेती अच्छी होगी तो जब किसानों की आय बढ़ेगी तो लोगों को खाना उपलब्ध होगा, किसानों को भी स्थिति अच्छी होगी और जब ये सब ठीक होगा तो अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, बेहतर होगी। तो सिंचाई के लिए क्या होगा, मानसून पे जो निर्भरता है हमारी वो क्या होगी, कम से कम होगी। अगला, बिजली का उत्पादन करेंगे, बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डैम पे हम टरबाइन लगा करके बिजली का उत्पादन करते हैं। जब बिजली का उत्पादन हम करेंगे तो उससे क्या होगा, उद्योग स्थापित होंगे, बहुत सारे लोगों को बिजली उपलब्ध होगी, है ना, सस्ती बिजली उत्पन्न होगी और ये जो बिजली पैदा होती है ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होती है उसमें पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है। क्या कोई नुकसान है? आपने बनाया है, वो क्या बनाया है, डैम, और उससे पानी गिरा रहे हैं टरबाइन पे, उससे बिजली बन रही है, तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे कोई नुकसान है। आप कोयले से बिजली बनाएंगे उससे नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी गैसें जो है पर्यावरण में जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण होगा। लेकिन यहाँ कोई प्रदूषण नहीं होगा। यहाँ पर समस्या ये है कि वो डैम बनाने में जो नुकसान हुआ है, वो तो डैम बनाने में वैसे भी नुकसान होता, सिंचाई के लिए बनाते, अब बिजली बना रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा फायदा है उसका, है ना। अगला, पेयजल। पेयजल, आपको पता है कि गर्मियों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने के लिए पानी ही नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे पानी कैसे उपलब्ध होता है, इन्हीं डैमों के माध्यम से स्वच्छ पानी फिल्टर आदि करके पहुँचाते रहते हैं, तो लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होता है। बाढ़ का नियंत्रण होगा। बाढ़ नियंत्रण कैसे, तो उस दिन भी बताए थे। जब आप नदियों पे बना देते हैं डैम, कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो अगर बरसात होगा तो डायरेक्ट इसमें पानी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप इनमें कई सारे डैम बनाए हुए हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी बारिश का आया वो इन डैम में क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिससे वो डायरेक्ट जो है बाढ़ का जो प्रकोप होता है वह नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो बांधों के माध्यम से बाढ़ का भी नियंत्रण होता है। और जहाँ पे मतलब ये डैम, छोटे वाले डैम बनाए गए, मान लीजिए बड़े डैम बनाए गए, तो जहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ का जो वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल क्या होता है, बढ़ता है ना। जहाँ पे पानी स्टोर रहता है वह पानी रिस के ज़मीन के भीतर जाएगा ना, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूजल स्तर है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो भूजल स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, और भूजल स्तर में वृद्धि के कारण क्या होता है, आसपास की जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, है ना, उनको भी जल, भाई ज़मीन के नीचे मिट्टी में अगर नमी रहती है तो वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं, तो उससे क्या है, पेड़ पौधे जो हैं वो अच्छे तरीके से उनकी वृद्धि होती है, ठीक है। अन्य जो हैं जैसे मछली पालन, है ना, मत्स्य पालन किया जाता है, जितना पानी को रोका रहते हैं डैम में, है ना, लोग जो आसपास के हैं वो मछली पालन कर सकते हैं आराम से। और क्या है, पर्यटन आदि का भी विकास होता है, जो बड़े बड़े डैम हैं लोग उनको देखने भी जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लाभ हैं, लक्ष्य हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है,
तो नर्मदा नदी बनाई गई है ना। नर्मदा नदी के गुजरात में एक है जिला जिसका नाम है नर्मदा जिला, नर्मदा जिला ही है ना। उसमें नवगांव है, वहाँ पे जो है यह परियोजना का निर्माण किया गया है। और 1961 में इसकी क्या रखी गई, नींव रखी गई, मतलब 1961 से इसका निर्माण क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और 1980 के आसपास इसको विश्व बैंक से क्या मिला, फंड भी मिला, क्योंकि ऐसी जो योजनाएं होती हैं उनको विश्व बैंक भी फंड देता है, क्योंकि उनका लाभ बहुत ज़्यादा है ना। तो 1980 में वर्ल्ड बैंक से क्या मिली, फाइनेंशियल हेल्प मिली। वर्ल्ड बैंक जानते हैं आप लोग, विश्व का बैंक है ना। समस्या फिर क्या हुई, विवाद, जैसे बताए थे ना कि इनका जब नींव पड़ा या बात ही चल रही थी तभी विवाद होने लगा था। और विवाद 1980 के बाद और बढ़ गया, तो 1994 में इसके निर्माण को रोका गया। 1994 में क्यों रोका गया, पुनर्वास की समस्या के कारण। पुनर्वास क्या होता है, जब डैम का निर्माण किया जाता है किसी क्षेत्र में तो उसका पानी बहुत क्षेत्र में फैल जाता है, पानी रोका जाता है। इसके कारण वहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे होते हैं उनको दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। और उसके लिए क्या किया जाता है, उनको मुआवजा आदि प्रदान किया जाता है, रहने के लिए पैसा आदि उपलब्ध कराया जाएगा, ज़मीन आदि उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन सरकारी मशीनरी अगर सही से नहीं काम करती है तो उसमें बहुत सारे लोग वंचित रह जाते। ऐसा कई परियोजनाओं में हो चुका रहता है या कई जगह होता रहता है। तो जहां नई परियोजनाएं स्थापित होती रहती हैं वहां के लोग जागरूक हैं अब, तो वो अपना विद्रोह करते हैं, भाई हमको पहले पुनर्वास का पूरा सही से कराओ तब हम, नहीं तो आंदोलन करते रहते हैं लोग। उसी समस्याओं के कारण 1994 में इसका काम क्या किया गया, रोक दिया गया। लोग आंदोलन करने लगे, है ना, कि नहीं बनने देंगे। फिर और किस कारण, और भी बात थी, केवल यही बात नहीं रहती पुनर्वास, पर्यावरणीय कारक भी रहते हैं कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा डैम की कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा डैम रहेगा, जितना बड़ा डैम रहेगा वो उतना ही ज़्यादा पानी को रोकेगा ना। तो उस पीछे, डैम के पीछे का जो पानी का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा, उससे खेती की ज़मीनें चली जाएंगी, है ना, बहुत सारे लोगों का घर चला जाएगा। और ज़्यादा बड़ा डैम है तो ज़्यादा बड़ा खतरा है ना, अगर टूट गया तो बहुत ज़्यादा लोग समस्या हो जाएगी, बाढ़ अचानक आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इन सब कारणों से 1994 में रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने 95 में जो है आदेश पारित किया और एक निश्चित ऊंचाई तय की गई। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है इसकी ऊंचाई को क्या किया गया, फिर से रिवाइज किया गया। और फिर से 1998 में जो है कार्य शुरू हुआ और जाकर के 2017 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर से कार्य शुरू हुआ, कब, 1998 से, और जाकर के समाप्त कब हुआ, 2017 में। और 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी गए और फिर उन्होंने क्या किया, राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1961 से शुरू हुआ था और कब पूर्ण हुआ है, 2017 में। कितने साल लग गए, 50 साल, लगभग 50 से ज़्यादा लग गया है ना। तो काफ़ी समस्याएं भी रहती हैं। तो 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी ऊंचाई जो है वह 138.7 मीटर है, ठीक है ना, 138.7 मीटर, 138.7 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ की जो स्थापित क्षमता है बिजली, कितना बनना चाहिए, कितना बन रहा है वो नहीं, मतलब वो मैक्सिमम अगर 100% काम करे तो वो जितनी बिजली पैदा करेगा वह है 1450 मेगावाट। 1450 मेगावाट
अगर वहाँ पे जो टरबाइन लगे हैं पूरा 100% काम करें तब 1450 मेगावाट बिजली बनेगी। यह देश में तीसरा बड़ा कंक्रीट बांध है, तीसरा थर्ड बड़ा कंक्रीट बांध है। और पहला भाखड़ा है और दूसरा कौन सा है, लखवार। तीसरा बड़ा कंक्रीट बांध, पहला कौन सा है, भाखड़ा नांगल, और दूसरा कौन है, लखवार। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट नहीं जानती हो तुम? छत तो पड़ी है तुम्हारे घर में, तो काहे पड़ती है वो? कंक्रीट वही गिट्टी और सीमेंट से जो बनता है वही ना कंक्रीट होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण नहर निकाली गई है इससे, जिसका नाम है नर्मदा नहर, है ना, जिसकी लंबाई है 458 किलोमीटर और यह जो है विश्व की सबसे लंबी पक्की नहर है। कौन सी नहर है? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर जिसकी लंबाई है 458 किलोमीटर और यह विश्व की सबसे लंबी क्या है, पक्की नहर है। पक्की नहर मतलब उस जहाँ उसका मार्ग है वहाँ सब सीमेंटेड किया गया है, कच्चा नहीं है। वह गाँव में कच्ची नहर बनी होती है ना, मिट्टी को ही खन के वहाँ पानी प्रवाहित करते, वह फूट उठ भी जाती है कभी। ठीक है, इसे गुजरात की लाइफ लाइन भी कहते हैं। किसको? नर्मदा नहर को। नर्मदा नहर को गुजरात की लाइफ लाइन कहते हैं। अगला हम लोग अब देखते हैं नर्मदा सागर। तो गुजरात की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो नर्मदा नहर को कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है, खंडवा, वहाँ पे है यह स्थित। नर्मदा नदी पर ही है। इसके कई नाम हैं, जैसे इसी को इंदिरा सागर भी कहते हैं, इंदिरा सागर, इंद्र सागर या पुनासा बांध। इंदिरा सागर, इंद्र सागर या पुनासा बांध। इंदिरा सागर, इंद्र सागर या पुनासा बांध, तीनों इसी के नाम है ना। इसका जो प्रारंभ है 1984 में इस परियोजना को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, और जो पूर्ण हुई है यह परियोजना 2005 में। तो 1984 में प्रारंभ हुआ और पूर्ण कब हुई है, 2005 में। ठीक है ना, उसकी तुलना में यह जल्दी पूर्ण हो गई है। यहाँ पे जो बिजली उत्पादन का लक्ष्य है वो 1550 मेगावाट है। 1550 मेगावाट, 1550 मेगावाट। ठीक है, तो ये सब कुछ इस योजना के बारे में था, है ना, और चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अब हम इनका देखते हैं कि परियोजनाओं का विरोध किस कारण हो रहा है। तो विरोध का हालांकि कारण जो हम लोग टेहरी डैम में पढ़े थे वही सब कारण है, कुछ अलग से नहीं है। तो जो विरोध का कारण है वही है, एक बार उस पर फिर से बात कर ले रहे हैं। तो विरोध का जो पहला कारण है वो पर्यावरणीय क्षति है। पर्यावरणीय क्षति। कैसी पर्यावरणीय क्षति? एक तो जीव जंतु विस्थापित हो जाते हैं या मर जाते हैं,
दूसरा जो पेड़ पौधे हैं वह नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, अगर वहाँ डैम बना दिया गया तो वो नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए और वो कहीं नहीं मिल रहे हैं तो बड़ी समस्या है। जीव जंतु जो हैं, इंसान तो चलिए हट जाता है किसी तरह से, जीव जंतु कैसे हटेंगे? और जीव जंतु वहाँ से भाग के भी मान लीजिए दूसरी जगह गए तो आदमी मार रहा है उनको, है ना? क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों से वो भाग के आए, पहले जंगल था, अब जंगल से वो रिहायशी इलाके में आ गए तो लोग उन्हें मारेंगे ही ना, स्वागत तो करेंगे नहीं। तो पर्यावरणीय क्षति बहुत ज़्यादा होती है और वह ऐसी क्षति है जिसको पूर्ति करना संभव नहीं है। जो प्रशासन होता है वह कहता तो है कि हम करेंगे, कैसे कहते हैं? कहते हैं कि वृक्षारोपण करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे, लेकिन आप जो जीव हैं उनको पकड़ पकड़ के थोड़ी लाएंगे कहीं। कई जीव जो मर गए उनको कैसे जिंदा करेंगे? और पेड़ पौधे लगाने का बात है तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, है ना, कि जो प्रशासन है अगर अच्छे से काम कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर अच्छे से कार्य नहीं हो पाता है, कागजी कार्रवाई करके छोड़ देते हैं, तो वो समस्या है, लेकिन उसको सुधारना होगा, है ना। चारागाह आदि नष्ट हो जाते हैं तो जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है इससे, इसीलिए इसका विरोध बहुत ज़्यादा होता है ना। जो पर्यावरणविद है, जो इन्वायरमेंट को मानते हैं, वो बहुत विरोध करते हैं। प्रशासन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो मान लीजिए क्षेत्र पानी से वो भी हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है जिस क्षेत्र में खेती किसानी का, तो जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी तो ऐसे भी तो क्षेत्रों में खेती किसानी की जा सकती है जहाँ पहले नहीं हो रही होगी, और सिंचाई उपलब्ध रहेगी तो पेड़ पौधों को भी लगाया जा सकता है अच्छे से, है ना। अगला है भूकंप। भूकंप की भी समस्या है। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, एक ही जगह पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या लगता है, स्थैतिक ऊर्जा। एक होता है गतिक ऊर्जा, एक होती है स्थैतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा मतलब कोई वस्तु चल रही है तो उसमें गतिक ऊर्जा के कारण बल लगेगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे हम लोग पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खड़े हैं ना, और हम लोग बैलेंस भी करते हैं, तो कोई जैसे इतना बड़ा डैम है, इसमें बहुत सारा पानी भरा है, तो यह जो डैम है इसमें जो पानी है वो जमीन में या इस पृथ्वी के स्थल मंडल पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, दबाव पड़ता है उसका, है ना। तो जब दबाव पड़ता है तो दबाव के कारण जो है भूकंप जैसी जो घटनाएं हैं वह भी बड़े बड़े डैम के कारण ही होती रहती है ना। मान लीजिए अगर डैम के कारण नहीं पड़ रहा है लेकिन आसपास भूकंप आया और डैम जो है कमज़ोर है तो वो टूट गया, तो फिर बहुत बड़ी महामारी मतलब आपदा आ जाएगी, है ना। लेकिन प्रशासन या सरकार कहती है कि हम नई तकनीक जो है, नई टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार विभिन्न वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करके बनाए हैं। जैसे उसमें बताए थे टिहरी वाले में कि 8 रिएक्टर तक का भूकंप आएगा तो उसको झेल लेगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ मानदंड पे बनाते हैं। तो बहुत ही रेयर केस में ही मतलब ऐसी रहता है कि भूकंप मतलब जो है डैम फट जाए और नुकसान हो जाए। आर्थिक क्षति वही है कि भाई जीव जंतु विस्थापित हो गए, पेड़ पौधे, और सबसे ज़्यादा पुनर्वास की भी, इन सब में पुनर्वास का लेकर के बहुत समस्या रहता है। जैसे अभी आप लोग जोशीमठ का देख रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों को पुनर्वासित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है कि भाई बड़ी आपदा होने से पहले सबको हटा दो, क्योंकि जीवन अमूल्य है। एक बार जीवन किसी का चला गया तो वापस लाया नहीं जा सकता है। घर और बाकी संपत्तियां तो खरीद भी सकता है, बना भी सकता है, लेकिन जीवन को लाया नहीं जा सकता। तो पुनर्वास जो है, जो लोग मतलब उसमें भी, पुनर्वास में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो लोग अच्छे हैं, पूंजीपति हैं, उनको अच्छा मकान मिल जाएगा, उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। जो बेचारा गरीब है, जिसको उसके खाते में आया हुआ भी पैसा नहीं मिल पाता है, उसका ही अंगूठा लगवा के दूसरा कोई निकाल रहा है,
उसको पुनर्वास क्या मिलेगा, है ना। तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। संविधान में लिख भर दिए हैं कि समानता का अधिकार है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन का लेबल है वो हर जगह है। तो पुनर्वास में भी हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, पुनर्वास में भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। अभी सरकार कह दे कि हम सबको 2 रोटियां देंगे तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। इम्प्लीमेंट जब होगा तो किसी को आधा ही रोटी मिलेगा, है ना। पर संतुष्ट रहना पड़ता है लोगों को। तो क्षति बहुत होती है, आर्थिक क्षति, उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। तो ये सब जो परियोजनाएं हैं ये आपको पढ़नी है, महत्वपूर्ण है। तो 4 ही टॉपिक थे।